हेलो फ्रेंड्स, मैं जनक अमीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क में पूछे गए क्वेश्चंस को। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2019 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले। साथ ही में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से स्किप करने चाहिए। तो चले शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है यहाँ पे मंथ बेस्ड पजल। देखिए, अगर मैं एग्जाम देने गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिटिंग और पजल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पहले अटेम्प्ट करूँगा और लास्ट में सिटिंग और पजल को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और लास्ट में सिटिंग और पजल को जब अटेम्प्ट करेंगे तब भी नज़र घुमाएंगे कि कौन सा सबसे ईजी वाला सिटिंग या पजल है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सवाल जो है हमारा मंथ बेस्ड पजल है, इसको मैं एग्जाम में गया हूँगा तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको लास्ट के लिए रखूँगा जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसको करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कुछ मंथ आपको दे रखे हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब भी मंथ वाइज पजल दे तो आपको शुरुआत हमेशा मंथ से करनी होती है। जब भी टाइम बेस्ड पजल होता है, चाहे मंथ वाला हो, डेज वाला हो, ईयर वाला हो, आपको शुरुआत हमेशा वहीं से करनी है। ठीक है, पर्सन से कभी भी शुरुआत नहीं करनी है। तो पहले सबसे पहले मंथ लिख लोगे। ठीक है, चूंकि हमने लिख लिया, मंथ के सामने आ जाएंगे जो भी पर्सन्स दे रखे हैं। ठीक है, यहां पे बोला गया है एफ वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी इन द मंथ विच इज 30 डेज। एफ 30 दिन जहाँ पे है वहाँ पे मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो 30 दिन वाला महीना कौन सा है, सबसे पहले देखते हैं कि 30 दिन वाले महीने कौन से होंगे। तो आपको पता ही होगा कि अप्रैल मंथ ऐसा है और जून मंथ ऐसा है जो क्या है कि जिसमें 30 दिन होते हैं। तो आपको दिया गया है यहाँ पे कि एफ आएगा अप्रैल या तो जून में। एफ के लिए बन गई दो पॉसिबिलिटी, एफ के लिए बन गई दो पॉसिबिलिटी। आगे बोला है 3 पर्सन्स बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 बंदे, एफ को 3 छोड़ के सी। एफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पता नहीं। आगे दिया है एच वॉचेज मूवी जस्ट बिफोर ए एंड इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी। ओके, एच जस्ट बिफोर ए, एच वॉज वॉचिंग मूवी जस्ट बिफोर ए एंड हु का मतलब उसके आगे वाला पर्सन। तो आगे कौन है, ए है। तो ए इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी बोला है। देखिए, बिफोर बी बोला है, इमीडिएट बिफोर नहीं बोला, तो बी के पहले ए है। तो ऐसा कुछ बी के पहले ए और ए के जस्ट ऊपर एच। बी के पहले कभी भी ए हो सकता है। आगे दिया है बी वॉचिज द मूवी जस्ट बिफोर सी। बी वॉचिज द मूवी जस्ट बिफोर सी। सी के जस्ट पहले बी, देखो सी के जस्ट पहले बी और एच के जस्ट पहले ए, इतना दिया है। H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not in the January। आगे दिया है कि H जनवरी में मूवी नहीं देख रहा और H उस महीने में मूवी देख रहा है जिसमें क्या है 31 डेज है। ठीक है, इन शॉर्ट H जो है वो अप्रैल और जून में नहीं आएगा। ठीक है, D is watching the movie in the month which has 30 days। D 30 डेज में बोला है, तो D 30 डेज में बोला है, तो 30 डेज वाले हमारे पास दो ही महीने थे, अप्रैल और जून। तो D अप्रैल या जून में से कहीं पे भी होगा। ठीक है, चले क्लियर है इतना। तो यहां से क्या है कि हम चले एक लास्ट सेंटेंस बचा है, जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी। जी इज वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी। ओके, चलो अब यहां से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जितना भी हम इंफॉर्मेशन दिया था वो सारा हम लिख चुके हैं, सिर्फ ये वाला इंफॉर्मेशन हमारा लिखना बाकी है। बाकी हम सारे इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं। अब यहाँ से सोचना है कि किसको कहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, किसको कहाँ पे पुट करेंगे, बस वो सोच के आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चले देखते हैं ज़रा। देखें, सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे एफ से। क्यों एफ से, क्योंकि देखो एफ और डी दोनों अप्रैल और जून में है ना, और एफ को 3 छोड़ के सी भी दिया है। तो चलो एफ के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफ या तो अप्रैल में होगा या तो एफ जून में होगा। अब बोला है एफ को 3 छोड़ के सी दिया है, तो एफ को 1 2 और 3 छोड़ के सी यहीं पे होगा। और इस वाले डायग्राम में जाओगे तो 3 ऊपर तो छूटेगा नहीं, तो 3 नीचे ही छोड़ना पड़ेगा। एफ को 3 छोड़ के सी। ठीक है, दूसरा क्या दिया था, देखो जरा यहाँ पे अप्रैल और जून में डी और एफ होंगे, मतलब एफ अगर यहाँ पे हुआ तो डी यहीं पे होगा और एफ यहाँ हुआ तो डी यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहे। अब आगे क्या दिया हमें, सी के जस्ट ऊपर बी बोला है, तो सी के जस्ट ऊपर बी। ठीक है, सेम वे एच के जस्ट नीचे ए बोला है। अब एच के जस्ट नीचे ए यहीं पे होगा, देखो एच के जस्ट नीचे ए।
यही जगह है और कोई जगह नहीं बच रही, ठीक है। फिर आगे दिया है जी इज़ वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी। अगर ये वाला सेंटेंस मैं देखता तो यहाँ पे बोला है जी इज़ वॉचिंग द मूवी आफ्टर डी, डी के बाद जी आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डी के बाद जी के लिए कोई जगह नहीं बच रही, इसलिए पहला वाला जो पॉसिबिलिटी था, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी था, वो हमारा हो चुका है गलत। ये दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा सही जा रहा है ना, ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो चुका है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी सही जा रहा है जिसमें बोला है जी इज़ वॉचिंग मूवी आफ्टर डी, डी के बाद जी आएगा, मीन्स जी यहाँ पे आएगा और लास्ट में जो बचेगा वो ऊपर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ है ई, तो ये हो गया हमारा सवाल, ठीक है। बस ये कुछ बंदे थे, लाइन में आएंगे। चले, पहला सवाल दिया है इफ ई इज रिलेटेड टू एफ, एच इज रिलेटेड टू सी। ई इज रिलेटेड टू एफ, ई इज रिलेटेड टू एफ, एच इज रिलेटेड टू सी, दो छोड़ के आप देख सकते हो। देन इन द सेम वे डी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डी को दो छोड़ के क्या आएगा भाई, डी को दो छोड़ के आ जाएगा आपका एच, तो आंसर बन जाएगा एच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो देख लेते हैं। डी इज गोइंग टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, चलो एफ के बाद डी है क्या, नहीं, एफ से पहले है। दूसरा सेंटेंस दिया है बी इज वॉचिंग द मूवी इन जनवरी, बी जनवरी है क्या, नहीं, ई है। 2 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, 2 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, इज इट ट्रू, 3 पर्सन है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ए इज वॉचिंग द मूवी इन द अगस्त, ए अगस्त में, तो भाई ए अगस्त में, ये सही है हमारा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ इज सेम एज बिटवीन, चलो डी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही बी और किसके बीच में है, तो डी और एफ के बीच में कितना है, एक है, तो वैसे ही बी को एक छोड़ के क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर बन जाएगा एच। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप। चलो कौन सा ग्रुप नहीं बना रहा ये पूछा है, तो ऑप्शन है एच डी सी बी जी, एच डी सी बी जी। तो देखिए ज़रा, एच डी सी बी और जी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई एच बी सी और जी ये सारे के सारे 31 महीने ऐसे वाले महीने में जिसमें 31 दिन है, ठीक है, एक्सेप्ट डी, तो आंसर बन जाएगा डी। हाउ मेनी पर्सन वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने बंदे, भाई बी और डी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 और 4, आंसर बन जाएगा 4, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है काफ़ी छोटा लग रहा है देखने में, है ना, और सवाल दिख रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ये जो सवाल है इसको भी स्टार्टिंग में तो मैं स्किप ही करूँगा, भले ही छोटा दिख रहा है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं सिटिंग बजर हमेशा स्किप करूँगा, उससे अलावा की सारी चीज़ें पहले अटेम्प्ट करूँगा, है ना, और लास्ट में इसको रखूँगा। तो चलिए इसको फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। चलो बोला है पी और क्यू के बीच में 4 बंदे, तो पी को 1 2 3 और 4, 4 छोड़ के क्यू ऐसे बनेगा, और दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी बनेगा कुछ इस तरह से, पी को 1 2 3 और 4, 4 छोड़ के यहाँ पे क्यू, 4 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू। एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस के बीच में एक बंदा, तो एफ को एक छोड़ के एस इस तरफ तो आएगा नहीं, मतलब इसी तरफ करना पड़ेगा। सेम वे एफ को एस छोड़ के इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एस सिट्स एट 8 पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम। इस सेंटेंस को फिलहाल जाने देते हैं क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता ना कौन से एंड से 8 पे होगा, इस एंड से भी हो सकता है, इस एंड से भी हो सकता है, ऊपर वाले डायग्राम में नो डाउट आइडिया लग जाएगा कहाँ पे होगा, फिर भी इस सेंटेंस को अभी स्किप करते हैं। आगे डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में डी, तो देखिए जरा फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी, ठीक है। फिर एच सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के फिफ्थ लेफ्ट में एच है, क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेफ्ट में एच है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू के फिफ्थ लेफ्ट में पी हो गया, इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में 8 पर्सन, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। चलो सेम वे यहाँ पे क्या दिया था, एस सिट्स एट 8 पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कोई भी एक एक्सट्रीम एंड से एस 8वीं पोजीशन पे है, तो देखो जरा एस 8वीं पोजीशन पे बोला है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8वीं पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। सवाल इसी तरह से पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं,
ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो आपको सॉल्व करने हैं, जस्ट देख के टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डेटा पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के डेटा पे चलते हैं। तो 6 से 10 जस्ट वहाँ पे देख के आप आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। चल, तो क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। यहाँ पे ये सवाल पूछा है, देखो जब भी इस टाइप का सवाल होता है, यहाँ पे आप क्या देख लिए, सिर्फ पैड्स देख लिए, एक वर्ड देख लिए, मतलब ABCD गिनना इतना क्लियरली आइडिया लग जाना चाहिए। तो चले देख लेते हैं। वर्ड दिया है क्लोरीन, ठीक है, ABCD गिनना यहाँ से शुरू करेंगे। वर्ड है हमारे पास क्लोरीन। सो एग्जैक्टली चलो सी के बाद DEFGHIJ कुछ भी नहीं है, H से I नहीं है, H से IJKLMN कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में गिनना है। ठीक है, L के बाद MN नहीं है, L के बाद MNOPQ कुछ भी नहीं है। चलो O के बाद PQR नहीं है, O के बाद PQRS नहीं है, R के बाद STUV कुछ भी नहीं है, I से JKL, I से L हो गया, I के बाद देखो J होना चाहिए, K होना चाहिए, L होना चाहिए, L है तो ये एक पैर बन गया, MN, N से O, N से OPQ, RST, E से FGHIJKL कुछ भी नहीं है, आपका आंसर बन गया वन पैर, I से L वाला। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सवाल दिया है हमें, ये जो सवाल आ गया वो आ गया हमारे लिए सिलोजिज्म का सवाल। और सिलोजिज्म के अगर 3 या 5 सवाल पूछे जाते हैं, मान लो 3 सवाल पूछे हैं तो मुश्किल से 30 सेकंड लगता है, 5 सवाल पूछे हैं तो वही 40 सेकंड तक, तो आराम से ये पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं ज़रा। ओनली अ फ्यू होम इज पिकनिक, कि कुछ ही होम पिकनिक है, कुछ ही होम पिकनिक है, दैट मीन्स बाकी के होम जो बच गए वो पिकनिक नहीं है। नो पिकनिक इज मिस्ट्री एंड ऑल मिस्ट्री इज रियल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डायग्राम बन जाएगा। कंक्लूजन देखते हैं, पहला कंक्लूजन क्या दिया है, सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, बिल्कुल सही बात है। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया था, पिकनिक मिस्ट्री नहीं है। भाई पिकनिक अगर मिस्ट्री नहीं है दैट मीन्स मिस्ट्री भी पिकनिक नहीं होगा, और मिस्ट्री अगर पिकनिक नहीं हुआ तो मिस्ट्री का सम पार्ट भी पिकनिक नहीं होगा, दैट इज सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक, बिल्कुल सही। बात करें सेकंड की, ऑल होम बिग पिकनिक इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे होम पिकनिक के अंदर आ सकते हैं कभी भी? भाई ये कभी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया है कि कुछ ही होम पिकनिक है। भाई कुछ ही होम पिकनिक है दैट मीन्स बाकी के जो होम बच गए ना वो पिकनिक नहीं है, ये कंफर्म है। तो सारे होम कभी भी पिकनिक के अंदर नहीं आ सकते, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर बन जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ए। ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, कुछ ही स्ट्रॉन्ग टफ है, दैट मीन्स बाकी के स्ट्रॉन्ग जो बच गए वो टफ नहीं है। ओनली अ फ्यू टफ इज डार्क, कुछ ही टफ डार्क है, मतलब बाकी के जो टफ बच गए वो डार्क नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, स्ट्रॉन्ग से डार्क का रिलेशन नहीं दिया मतलब कांट से, ठीक है, और गलत। दूसरा, नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, भाई टफ और स्ट्रॉन्ग में सम का रिलेशन दिया है, बाकी कोई रिलेशन नहीं दिया, मतलब नो रिलेशन तो कभी नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर बन जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब यहाँ पे फिर से सिलॉक का सवाल है, तो बोला है नो नेटवर्क इज डल, नेटवर्क डल नहीं है, ओनली अ फ्यू डल इज फास्ट, कि कुछ ही डल फास्ट है, मीन्स बाकी के जो डल बच गए वो फास्ट नहीं है। ऑल फास्ट इज मेमोरी, सारे फास्ट मेमोरी है। फर्स्ट कंक्लूजन दिया है, सम मेमोरी आर डेफिनेटली नॉट नेटवर्क, कुछ मेमोरी ऐसे हैं जो नेटवर्क नहीं है। बात बिल्कुल सही, आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन मेमोरी का है ना, ये पूरा मेमोरी है, तो मेमोरी का इतना जो पोर्शन है वो कभी भी नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा, सम डल आर नॉट नेटवर्क, भाई पूरा डल अगर नेटवर्क नहीं है तो डल का सम पार्ट भी नेटवर्क नहीं होगा। पूरा डल अगर नेटवर्क नहीं है तो डल का सम पार्ट भी नेटवर्क नहीं होगा, यानी दूसरा भी सही है। आंसर बन जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन 15 बोला है यहाँ पे, ऑल टेनिस इज फुटबॉल, ऑल टेनिस इज फुटबॉल, ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल एंड नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट।
पहला कंक्लूजन, नो फुटबॉल इज क्रिकेट। भाई नो फुटबॉल इज क्रिकेट ऑलरेडी आपको एक चीज़ समझाई थी, है ना, मैंने ऑलरेडी सिलोजिज्म का सेशन पूरा डिस्कस कर रखा है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो सिलोजिज्म टॉपिक आप उसके अंदर देख सकते हो जिनको क्लियर नहीं है। बाकी देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, जिनके बीच में नो का रिलेशन दिया वहाँ मार्क कर लो। नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट बोला है ना, तो मैं बास्केटबॉल को पूरा मार्क कर लिया कि बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है। भाई अगर बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है ना, तो बास्केटबॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी वो भी क्रिकेट नहीं होगी। तो बास्केटबॉल के अंदर क्या आ गया, फुटबॉल आ गया, तो फुटबॉल क्रिकेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड, ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा सारा टेनिस बास्केटबॉल में दिख रहा है, यानी ये भी सही है। आंसर बन जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 पे जो हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2 पैरेलल रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 रो दिए हैं। ठीक है, और कुछ पहली रो में ABCDEF है और दूसरी रो में PQRSTU है। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के पजल के, चाहे देखने से कितने ही इजी क्यों ना लग रहे हो, उसको स्टार्टिंग में स्किप करना है। तो मैं अगर एग्जाम दे रहा होता मैं इसको भी स्किप करता। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं इसको। चलो क्या बोला है यहाँ पे, पहली रो जो है जिसके अंदर ए से लेके एफ तक बैठे हैं और सबका फेस कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। याद रखना है ए से एफ नॉर्थ डायरेक्शन, और बाकी जो बच गए वो उनके सामने बैठे हुए साउथ डायरेक्शन में उनका फेस है। अब बोला है यहाँ पे ई सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी के फोर्थ राइट में ई है। भाई बी के फोर्थ राइट में ई है तो ऐसा बनेगा, ये लिखा बी और बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राइट में हो गया ई। अगर 5 नीचे की तरफ बैठे हैं तो 5 उनके सामने ऊपर की तरफ भी तो बैठेंगे जिनका फेस साउथ में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू फेसिस ई, क्यू फेसिस ई, फेसिस का मतलब एग्जैक्ट उसका अपोजिट में है। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज टू द राइट ऑफ एस। देखो डियर, ये जो सेंटेंस है ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्या कहना चाह रहा है, क्यू के लेफ्ट में जितने उतने ही एस के राइट में। क्या आपको पता है क्यू के लेफ्ट में कितने होंगे? अगर ये डायग्राम देख के डिसाइड कर लिया कि सर क्यू के लेफ्ट में कोई नहीं है तो एस के राइट में भी कोई नहीं आएगा, तो एस कॉर्नर पे आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि कितने बंदे दे रखे आपको 12, मतलब 6 ऊपर की तरफ बैठ रहे हैं, 6 नीचे की तरफ। अभी कितने ड्रॉ कर रखे हमने? 5, है ना। तो जरूरी नहीं कि एक्सट्रीमेंट पे हो, इसके इस तरफ भी कोई हो सकता है। अगर ये एक्सट्रीमेंट पे हुआ तो यहाँ पे एक और लाइन करके एस बिठाओगे, लेकिन अगर इसके तरफ कोई एक हुआ, इसके उस तरफ, तो एस यहाँ पे आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये सेंटेंस फिलहाल स्किप कर लो, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है तो डी एफ या डी एफ कहीं पे इनमें से, इन दोनों जगह में से कोई एक जगह पे हो सकता है। ये भी अभी क्लियर नहीं है तो साइड में लिखते हैं कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, आगे ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो लेफ्ट ऑफ सी बोला है, इमीडिएट लेफ्ट वर्ड यूज नहीं किया है, तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, सी के लेफ्ट में ए, ए सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ एफ। एंड वर्ड यूज किया है, एंड वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब ए के लिए हो रहा है कि ए सीट्स टू द राइट ऑफ एफ, ए सीट्स टू द राइट ऑफ एफ। तो ये कहना चाह रहा है एफ के राइट में ए है और सी के लेफ्ट में ए है। अब थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि देखो एफ और डी दोनों साथ में आ रहे थे, तो ऐसा कब केस होगा कि मैं एफ को यहाँ बिठाऊं, एफ के जस्ट राइट में डी करूं, डी के इस तरफ ए करूं, डी के राइट में ए है और ए के राइट में सी है, तो एफ डी ए सी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए लिख लेते हैं एफ डी ए सी, और कोई जगह पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये सेंटेंस काम लग जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज टू द राइट ऑफ एस। क्यू के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही एस के राइट में है। क्यू के लेफ्ट में 1 तो एस के राइट में भी 1। ठीक है, आगे पी फेसिस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ठीक है, बोला है कि ए का जो नेबर है उसके ऑपोजिट पी आएगा, ए के नेबर के ऑपोजिट पी आएगा, यानी पी यहां पे फिक्स हो जाएगा, इस तरफ तो क्यू है। ठीक है, यू इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। देखो यहां पे वर्ड दिया है ओनली, क्यू का ओनली नेबर यू है, क्यू का ओनली नेबर यू है, मतलब यू इस तरफ नहीं आएगा। यू इस तरफ आएगा तो क्या है कि यू के 2 नेबर हो जाएंगे। तो आपको फिलहाल बोला है कि यू का सिर्फ एक ही नेबर है। ठीक है,
u इज द ओनली नेबर ऑफ q, u सिर्फ q का ही नेबर है, मतलब u यहाँ पे आएगा। अगर u यहाँ किया होता तो p और q दोनों का नेबर हो जाता। r सिट्स टू द राइट ऑफ t, t के राइट में r, तो t यहाँ पे आएगा और उसके राइट में r आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका डायग्राम बन जाएगा। आई होप डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 16 से 20 जो सवाल है आपको टिक लगाने हैं, ठीक है, आपको टिक लगाने हैं। तो ये था हमारा डायग्राम। बेसिकली एक बार डायग्राम हो जाता है उसके बाद क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे सवाल आप देख लीजिएगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। चले अब आगे जो सवाल है वो भी क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। नॉर्मल केस में बंदा क्या करता है कि सिटिंग पजल को लेके शुरू कर लेता है क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा होता है कि सिटिंग में कई बार फंस गए, गलती से फंस गए और पीछे जो इजी क्वेश्चन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इस वजह से मैं बोलता हूं कि सिटिंग पजल को स्टार्टिंग में स्किप करो, ठीक है ना। तो चले इसको देख लेते हैं फिलहाल, तो अदरवाइज एग्जाम में इसको क्या करना है, स्किप करना है। तो आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर टेबल दिया गया है और बोला है 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडल में बैठे हैं, ठीक है। कॉर्नर में बैठे हैं वो फेसिस अवे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडल में बैठे हैं उनका फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। शुरुआत करते हैं मेन डेटा से। बोला गया है F सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, F मिडल साइड में बैठा है। मिडल में ही देखो ये 4 जगह है, जहां मन करे आप बिठा सकते हो। नॉर्मल केस में मैं यहीं से शुरू करता हूं। F सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, N सिट्स एट द लेफ्ट ऑफ V। देखो बोला है V के लेफ्ट में N। अब V के लेफ्ट में N बोला है, क्या मैंने V को फिक्स किया है यहाँ पे? नहीं ना। तो ये सेंटेंस कोई काम का नहीं है। नॉर्मल केस में चाहे सिटिंग हो, चाहे पजल हो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोई भी टॉपिक हो रीजनिंग में, आपको हमेशा कॉमन एलिमेंट लेना है। कॉमन एलिमेंट से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे F ड्रॉ किया है मैंने, तो सिर्फ F वाला सेंटेंस सर्च करूंगा फिलहाल तो मैं। तो F वाले सेंटेंस को सर्च करते हैं। तो ये रहा देखो, 2 पर्सन बिटवीन F एंड J। F और J के बीच में 2 बंदे। अब देखो F यहाँ पे है ना, तो 2 छोड़ के J यहाँ पे आ सकता है, या फिर 2 छोड़ के J यहाँ पे आ सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है अब, या तो इसी के अंदर 2 डायग्राम बना लो, या तो फिर दूसरा डायग्राम अलग से बना लो। मैं फिलहाल अलग से बना रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो 2 पॉसिबिलिटी अगर आती है तो नॉर्मली 2 बता देनी है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी अगर आती है तो 2 बना ही देनी है। कभी ये नहीं करना है कि एक पॉसिबिलिटी से आगे चले और फिर आपके नसीब हुए तो वो सही हो जाएगी, अदरवाइज वो गलत हो जाएगी, तो फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है 2 पॉसिबिलिटी अगर आती है तो 2 बना ही लो, ठीक है ना। तो चले दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो बोला है कि 2 पर्सन बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में 2 बंदे। तो देखो जरा, F को 2 छोड़ के J इस तरफ हो सकता है, या 2 छोड़ के J इस तरफ हो सकता है, ठीक है ना। फिर आगे बोला है V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ J, J के इमीडिएट राइट में V, J के राइट में V, J के राइट में V, ठीक है। आगे दिया है N सिट्स लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट में N। भाई V के लेफ्ट में N यानी N यहीं पे आएगा, V के लेफ्ट में N इस तरफ आएगा, ठीक है। चलो आगे, 3 पर्सन बिटवीन S एंड N, S और N के बीच में 3 बंदे। भाई S को 3 छोड़ के N बोला है। 3 छोड़ना मतलब क्या, एग्जैक्ट ऑपोजिट करना, चाहे इस तरफ से छोड़ो चाहे इस तरफ से छोड़ो, एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। तो बोला है N के ऑपोजिट S बैठा हुआ है, ठीक है। फिर M इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, M इज नॉट नेबर ऑफ J। M J का नेबर नहीं है और M S का नेबर है। भाई M S का नेबर है, S का नेबर M है, तो S का नेबर M, M यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पर M मना कर दिया कि J का नेबर नहीं है, मीन्स M यहाँ नहीं आएगा। तो M यहाँ नहीं आएगा तो M यहाँ जाएगा। सेम वे S का नेबर M बोला है, तो देखो M इस तरफ तो आएगा नहीं, और ऊपर मना कर दिया है क्योंकि बोला है कि M J का नेबर नहीं है, यानी M यहाँ नहीं आ सकता और M यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो यही हमारी सही हो रही है। आगे देखते हैं क्या दिया है, P फेसिस इनसाइड, P फेसिस इनसाइड। तो देखो इनसाइड के लिए तो एक ही जगह बची है, 3 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो P यहीं पे हो जाएगा और लास्ट में जो बच जाएगा वो आपका क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्या बचा हुआ है, K बचा हुआ है, तो K यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। चलिए क्लियर है। सो इसके भी क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 सवाल हैं, इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सवाल अब दिया है हमें, ये जो सवाल है हमारे पास है ब्लड रिलेशन का, और देख सकते हो 26 से 28 3 क्वेश्चन दिए हैं।
तो सिंपल सी बात है, पजल को सॉल्व करना 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है कई बार। प्रीलिम से हालांकि तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मतलब ये सिंपल है, इसको जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन करेंगे सबसे पहले। तो चलो क्या बोला है, 7 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। चलो 3 जनरेशन दिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, ए इज मदर ऑफ पी, ए मदर है पी की, पी इज ब्रदर ऑफ जी, पी ब्रदर है जी का, तो पी के बगल में जी आएगा, है ना, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। पी इज ब्रदर ऑफ जी, के इज मैरिड टू जी, के मैरिड है जी का, मैरिड है तो बीच में इक्वल टू करेंगे, के इज मैरिड टू जी। ठीक है, फिर दिया है, देखो इस सेंटेंस को एस और एम 2 बंदे दे रखे हैं। अब एस और एम हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, तो इस सेंटेंस को स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है, के इज द चाइल्ड ऑफ एल, के चाइल्ड है एल का, तो एल उसके फादर या मदर दोनों में से कोई होगा, एल का जेंडर नहीं पता। फिर दिया है, एस इज द सिस्टर ऑफ के की सिस्टर एस है, अभी भी के का जेंडर नहीं पता। ठीक है ना, अब ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, एस इज द आंट ऑफ एम, एम की आंट एस है। भाई एम की आंट एस है, मतलब एम इन दोनों का सन या डॉटर होगी, है ना, इनका चाइल्ड होगा, तो एम की आंट एस। इस टाइप से हमारा डायग्राम बन जाएगा। देख सकते हो 3 जनरेशन भी बन गई। ठीक है, 7 फैमिली मेंबर बताए थे, तो 4 और 3 7 भी हो गए, तो ये डायग्राम हो गया। अब सवाल पे चलते हैं, इसके सवाल क्या दिए गए हमें, देखते हैं जरा। तो पहला सवाल दे रखा है हमें, इफ एल इज मैरिड टू जे देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी। एल इज मैरिड टू जे, एल इज मैरिड टू जे, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी। दैट मीन्स जी जो है वो जे को क्या कहेगा, जी जो है वो जे को क्या कह के बुलाएगा। चलो देखिए, जी जे को क्या कहेगा, क्या जे का जेंडर पता है, नहीं ना, तो देखो इसकी ये हस्बैंड भी हो सकता, इसका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, और उसकी ये फादर या मदर दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब आंसर बनेगा आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, दैट मीन्स आंसर हो गया कांट डिटरमाइन। ठीक है, आंसर बन गया कांट डिटरमाइन। ठीक है, वैसे आंसर क्या बनेगा, आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ई आंसर लगेगा। आगे दिया है, इफ ए इज मैरिड टू आर हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, यानी एम जो है वो आर को क्या कहेगा, एम जो है वो आर को क्या कहेगा। ए इज मैरिड टू आर देन हाउ इज एम रिलेटेड टू आर रिलेटेड टू एम, एम जो है वो आर को क्या कहेगा। तो आप देख सकते हो ये रहा एम, एम के फादर या मदर, और ये उनके फादर हो गए, मतलब ग्रैंड फादर कहेगा, है ना, एम के फादर या मदर के फादर यानी ग्रैंड फादर हो गए, चाहे पैटर्नल हो चाहे मैटरनल हो, आंसर बन जाएगा ग्रैंड फादर। ठीक है, आंसर बन जाएगा ग्रैंड फादर, चाहे पैटर्नल ग्रैंड फादर हो चाहे मैटरनल हो, आंसर तो आपका ग्रैंड फादर ही होने वाला है। आगे, हाउ इज एस रिलेटेड टू जी, मतलब जी जो है वो एस को क्या कहेगा। चलो जी एस को क्या कहेगा देखते हैं जरा। जी के हस्बैंड हो सकता है, और हस्बैंड की सिस्टर कौन होती है, सिस्टर इन लॉ। जी की वाइफ हो सकती है, और वाइफ की सिस्टर को भी क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। तो इन आइदर केस एस होगी सिस्टर इन लॉ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है ब्लड रिलेशन। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो कुछ सवाल दे रखा है हमें यहाँ पे, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकंड मतलब आर, फिफ्थ मतलब एस, एट्थ टी, एंड नाइन्थ मीन्स आई, ninth letter of the word translation, which would be the second letter of the word from the left. If more than one such word can be formed, give Y as answer, and if no word can be formed, give Z your answer. ठीक है, कि भाई क्या करना है कि ये जो नंबर दिए आपको, ये जो नंबर दिए हैं, जो लेटर्स दिए हैं, उसको मिला के क्या है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, सिर्फ एक ही वर्ड बनता है। ठीक है, इफ एक ही वर्ड बनता है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफ मोर देन वन वर्ड, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, तो आंसर वाई होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो आंसर क्या होगा, वाई होगा। इफ एक भी वर्ड नहीं बना तो आंसर क्या लगाओगे, जेड लगाओगे। और अगर एक ही वर्ड बना तो उसका क्या करना है, आपको सेकंड लेटर फाइंड करना है। सेकंड लेटर कौन सा होगा वो देखना है। चलो तो इसको देखो और सोचो कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा।
नॉर्मल केस में ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं और इसके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप 100% श्योर हैं तो अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज तुक्का मत मारना। तो चले देखते हैं ज़रा चारों को कंबाइन करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। हम बना सकते हैं स्टीर, ठीक है। स्टीर मीन्स प्रॉपर मिक्स करना, ठीक है। तो एक वर्ड बन जाएगा यहाँ पे हमारा स्टीर। और क्या पूछा था, इसका सेकंड लेटर पूछा था, तो सेकंड लेटर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा ना, सेकंड लेटर आपका टी है। एक ही वर्ड बन रहा है और कोई वर्ड नहीं बन पा रहा, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब ये है आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवाल। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये ध्यान रखना है कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी होती है और ऊपर जो ये सीरीज दे रखी होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी होती है, तो स्क्रॉल करना कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है जब भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछे स्क्रॉल करना कंपलसरी है, स्क्रॉल करना भूलना नहीं है। तो चल इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। बोला है कि नंबर को गिने बिना लेफ्ट साइड से 10th एलिमेंट कौन सा होगा। चलो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा हो गया भाई, एफ हो गया। लेफ्ट साइड से 10th पूछा था और नंबर को रिमूव कर देना था, तो आपका आंसर बन जा रहा है एफ, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, तो चले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बोला है हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी आर बिटवीन द एलिमेंट विच इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट। भाई 7th फ्रॉम द लेफ्ट एलिमेंट, चलो गिन लेते हैं कौन सा है, 3 3 6 और 7 मतलब एल है, और 9th फ्रॉम द राइट मतलब ए है। तो बोला है कि ए और एल के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कितने बीच में अल्फ़ाबेट आते हैं। तो ए का नंबर 1 है, एल का नंबर 12 है, तो 12 और 1 के बीच में कितने आते हैं बस उसको गिन लेना है। चलो ए के बाद ए से लेके एल तक गिनते जाओ, कितने हो गए भाई, 10 हो गए टोटल, है ना। ए का नंबर 1 है और एल का क्या है 12 है, तो उन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 10 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। आप गिन सकते हो, देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है ना, कितने हो गए, 10 हो गए। तो आंसर बन जाएगा 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल पे तरफ चलते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 3rd फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। देखो यहाँ पे दिया है भाई लेफ्ट और यहाँ दिया है राइट। तो आपको बताया है ऑलरेडी कि जब भी ऑपोजिट साइड हो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ऑपोजिट साइड हो उसको ऐड करना है, दैट मीन्स आप ऐड करोगे 3 और 11 को, 11 और 3 14 हो गया। 14 लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट साइड से 14th नंबर का एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो चले देख लेते हैं लेफ्ट साइड से 14th कौन सा है, 3 6 9 12 13 और 14, दैट इज हो गया आपका 6, ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबोव अरेंजमेंट। ऐसे कितने नंबर है ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। प्रिसीडेड माने लेफ्ट साइड, जिसके लेफ्ट साइड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और जिसके राइट साइड भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ऐसे कितने नंबर है जिसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड क्या है, कॉन्सोनेंट हो। तो ये सीक्वेंस हमें सर्च करना है। तो इसमें भी मैं किसको टारगेट करूंगा भाई, टारगेट करूंगा नंबर को, क्योंकि कंपेरेटिवली नंबर कम होंगे। आजू बाजू में कॉन्सोनेंट दिखने चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट ज़्यादा होंगे, नंबर कम होंगे, तो मैं कम चीज़ जो है उसको टारगेट करूंगा, यानी कि नंबर को टारगेट करूंगा। तो चलो चेक करते हैं ऐसे कितने नंबर है जिसके आगे और पीछे दोनों कॉन्सोनेंट। तो देखो एक तो 8 है, 8 के आगे भी कॉन्सोनेंट पीछे भी कॉन्सोनेंट। सेम वे 9 है, 9 के आगे भी कॉन्सोनेंट पीछे भी कॉन्सोनेंट। और कोई है क्या, चेक करो ज़रा, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, इसके नहीं है, इसके भी नहीं है और इसके भी नहीं है। तो आंसर बन जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बोला है यहाँ पे एक नंबर दिया आपको, बोला है 1 इज एडेड टू इवन पोजीशन। 1 ऐड करना है इवन पोजीशन पे, तो इवन पोजीशन पे 1 ऐड करता है। चलो 6 में एक ऐड किया हो जाएगा 7, 4 में एक ऐड किया हो जाएगा 5, 7 में 8 और 8 में 9। इवन पोजीशन पे 1 ऐड किया एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड एट द ऑड पोजीशन। 1 सब्सट्रैक्ट करना है ऑड पोजीशन में। चलो 2 में से एक कम किया हो गया 1, ये हो गया 2, ये 8 और ये 4 और ये 3, ठीक है। फिर पूछा है हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग इन द नंबर 10 फॉर्म। ऐसे कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, जो नए नंबर बने उसमें से। चलो देखो ये नया नंबर बना, इसमें से कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं भाई, रिपीट हो रहा है अपना 8,
है ना। तो ऐसा एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, दैट इज 8 रिपीट हो रहा है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 8। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है फाइंड द ऑड वन। अब देखो ऑड वन फाइंड करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सब पूरे को टारगेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोई भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस देखूंगा। नॉर्मल केस में दो एलिमेंट से पता चल जाता है, अगर दो से नहीं चल रहा तभी तीसरा देखेंगे। चलो देखते हैं जरा, बी से ई, बी के बाद सी डी ई, 3 का डिफरेंस, जे से के एल एम 3, टी से यू वी डब्ल्यू 3, सी से डी ई एफ 3 और के से एल एम एन ओ, ये हो गया 4 का डिफरेंस। तो आंसर बन गया ऑप्शन ई, ये ऑड वन है। क्लियर है। तो आपने देखा कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया। सबसे पहले सिटिंग पजल को छोड़ के सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है और लास्ट में सिटिंग पजल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी एग्जाम होगा आप अटेम्प्ट करें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चले यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।